प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 करेंगे। चैप्टर नंबर 10 बच्चों प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित है। इसमें हम परावर्तन और अपवर्तन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर हम करने वाले बच्चों, देखिए इंटेक्स क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात ये किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं। मान लीजिए ये दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर जैसे ये किरण आपतित होती है और जब ये दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस F से गुजरती है। तो ये बच्चों F है मुख्य फोकस। तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात ये किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हैं। तो ये वो बिंदु है F मुख्य अक्ष के ऊपर, जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो 20 को 2 से भाग दे देंगे, 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब होती है बच्चों वस्तु का सीधा तथा आवर्धित होता है बड़ा प्रतिबिंब बना सके। प्रतिबिंब होता है बच्चों छाया, किसी भी वस्तु की छाया आप देखते होंगे या दर्पण में आप उसकी परछाई देखते होंगे, उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। जब वस्तु को या जब बिंब को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कहाँ रखी जाती है वस्तु? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, हर बार एग्जाम में मिल जाता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, इसको क्यों वरीयता दी जाती है? उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण सदैव छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में समर्थ बनाते हैं। तो यही वो खासियत है, बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में समर्थ बनाते हैं, जिसकी वजह से उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के तौर पर किया जाता है। वाहनों में साइड मिरर जो होता है बच्चों, वो उत्तल दर्पण का बना होता है। आगे देखिए बच्चों, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तभी अभी ऊपर किया था हमने ये क्वेश्चन। हमें पता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगी। आगे देखिए, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब अथवा वस्तु का 3 गुना आवर्धित या 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? अवतल दर्पण में हम देखते हैं बिंब की दूरी होती है बच्चों वस्तु की दूरी, जो कि हमेशा यू ली जाती है और हमेशा नेगेटिव ली जाती है। चाहे कोई सा भी दर्पण हम प्रयोग करें, उसमें हमेशा वस्तु की दूरी नेगेटिव ली जाती है। ये दी गई है -10 सेंटीमीटर। आवर्धन दिया गया है
इन्होंने बताया कि आवर्धित कितना गुणा, 3 गुणा, तो -3 आवर्धन हो गया, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक हमेशा उल्टे बनते हैं, तो -3 नीचे बनेगा और उल्टा बनेगा, तो उसके लिए आवर्धन हम नेगेटिव लेंगे। प्रतिबिंब का साइज जो है वो बराबर होगा m बराबर h-h या -v/u। v क्या है बच्चों? v है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, तो हम ले लेते हैं m बराबर -v/u। m -3 दिया हुआ है, -v ऐसे कैसा रख लेते हैं, और u दिया हुआ -10। अब माइनस से माइनस कैंसिल, v की माइनस और -10 की कैंसिल हो जाएगी माइनस, इस तरफ 3 के साथ ऐसे ही रहेगी। अब 10 उधर चला जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा v, और v बराबर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई किसके साथ? -3 के साथ, तो v बराबर आ जाएगा बच्चों -30। गुणा करके हम -30 प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? जब प्रकाश की किरणें वायु से जल में प्रवेश करती है, वायु से जल में प्रवेश करती है, तो वह विलंब की ओर झुक जाएगी। वायु से जल में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण की चाल धीमी हो जाएगी, क्योंकि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। वायु बच्चों विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम बच्चों वो होता है जिसका घनत्व कम होता है, और यहाँ वायु का घनत्व कम है, जल का घनत्व वायु की अपेक्षा ज़्यादा है। सघन माध्यम जिसका घनत्व ज़्यादा होता है। और जब मान लीजिए ये वायु है ऊपर और ये जल है नीचे, नीचे जल है ऊपर वायु है, तो ऊपर वायु से जब कोई किरणें प्रवेश करेगी वायु से, मान लीजिए ये किरण इस तरफ आएगी, ये आपतित किरण है, आपतित किरण जब गिरेगी तो यहाँ पर अभिलंब बन जाएगा, ये पहले ही बना दिया है। तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी किरण, अपने पथ से भटक जाएगी और अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ऐसे इसका चित्र बनेगा। वास्तविक पथ क्या था इसका? वास्तविक पथ ये था। यदि वास्तविक पथ दर्शाएं तो ये होना चाहिए, तो आप ये इस तरह बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8। ये है बच्चों ऐसे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, जो कि 108 लिखा हुआ है। तो 3 गुणा 10 की 8 प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अब देखिए कांच की प्लेट का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ये दी हुई है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हम मान लेते हैं v2 है, पहले में v1 है, दूसरे में v2 है। अपवर्तनांक n21 जो कि ऊपर दिया हुआ है 1.5 बराबर है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे डिवाइड बाई दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको हम पहले को दूसरे से भाग दे देते हैं, यानी अपवर्तनांक अब आ जाएगा n21 बराबर v1 बटे v2। अपवर्तनांक की वैल्यू हम रख देते हैं 1.50 और v1 की वैल्यू दी गई है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 और बटे v2, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आगे क्या करते हैं, हम v2 को तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं, v2 को रिप्लेसमेंट कर देते हैं v2 की। v2 जो है वो चला जाएगा उधर और 1.5 आ जाएगा इधर नीचे, नीचे आ गया है। तो अब डिवाइड कर सकते हैं आसानी से इससे। तो v2 बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे 1.5।
3 को 1.5 से डिवाइड करिए तो हमें 2 मिलेगा, क्योंकि 1.5 गुणा 2 बराबर 3 होता है। तो 2 मिलेगा, 2 गुणा हमें मिलता है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये मिलता है बच्चों। तो ये कांच में प्रकाश की चाल आ गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा सबसे अधिक इसका अपवर्तनांक होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, 2.42। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम वायु है और इसका अपवर्तनांक 1.0003 होता है, या 1 भी लिख देते इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। जल का अपवर्तनांक केरोसिन और तारपीन के तेल से कम है। किस में चलता है बच्चों प्रकाश तेज? जल में चलता है। क्यों चलता है? जल का घनत्व कम होता है, इसका अपवर्तनांक कम है। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। अपवर्तनांक जितना कम होगा उसका घनत्व जो है वो भी ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी ज़्यादा होगी। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब है हीरा सघन माध्यम है। हीरा कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है इसलिए सघन माध्यम है। किसी लेंस की एक डायप्टर अक्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की अक्षमता की एसआई इकाई डायप्टर होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी अक्षमता भी 1 डायप्टर होगी। अक्षमता भी 1 डायप्टर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है या वस्तु है। जिस साइज की वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए लेंस की अक्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों। जब कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उसी साइज का बनाता है जिस साइज की वस्तु है, इसका मतलब है वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसी दूरी पर रखे जितनी दूरी पर प्रतिबिंब है। बिंब की दूरी जो नेगेटिव ली जाएगी 50 सेंटीमीटर दी गई है, -50 ले लेंगे हम इसको। प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। लेंस सूत्र के माध्यम से, तो लेंस सूत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ये लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो बराबर है 1/f 1/50 माइनस 1/-50। अब 2 माइनस इकट्ठी हो गई हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/50 और 1/50 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2/50 और काट देंगे एक दूसरे से तो 1/25 मिलेगा, बराबर आ जाएगा 1/25। और उल्टा कर देंगे दोनों को 1/f या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की तो f बराबर आ जाएगा बराबर 25 के 25 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। लेंस की अक्षमता 1/f इन मीटर में होगी 1/f और लेंस की अक्षमता आ जाएगी 1/25 सेंटीमीटर। लेंस की अक्षमता 1/0.25 मीटर में बदल दिया इसको। या फिर लेंस की अक्षमता हम लिखेंगे कितनी बच्चों? +4 डायप्टर, +4 डायप्टर। हम इसको यदि मीटर में बदलेंगे तो 100/25 आ जाएगा। 2500 का 100 होता है +4
डायप्टर हम इसकी अक्षमता दिखा सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की अक्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 सेंटीमीटर है। लेंस की अक्षमता बराबर होती है 1/, फोकस दूरी, तो अक्षमता आ जाएगी -1/2। लेंस की अक्षमता आ जाएगी -0.5 डायप्टर, -0.5 डायप्टर। अगर किसी लेंस की अक्षमता -5 है, माइनस में है तो वो अवतल लेंस होता है, अगर वो प्लस में है तो वो उत्तल लेंस होता है। तो बच्चों ये थे आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।